राहुल जी, चुनाव आपने जीत लिया है और आपका काका शब्द जो है वो काफी पॉपुलर हुआ, क्या शांति कर दी है अब आपने? देखिए जी, शांति के नहीं, हमारे को कोई काका से एक थॉट प्रोसेस के ऊपर लड़ाई है। उनका ये मानना है कि मेरी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जिंदा रहनी चाहिए। मैंने उस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स का विरोध किया है। ये खाली एक विचारधारा की लड़ाई है, न तो हमारी कोई पर्सनल लड़ाइयां हैं, न हमें कोई हमारी पॉलिटिकल लड़ाई भी नहीं है, क्योंकि न मुझे कभी एमएलए बनना था शुरू से, उनको ही बनना था, उनको चुनाव लड़ा था। पर थॉट जो है, जिस तरीके से लोगों को दबा कर आप आज भी राजनीति करना चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आज ही मेरे पैरों में घुटनों में बंदा रहेगा वही राजनीति कर पाएगा, इस थॉट के खिलाफ तो हम हैं। आप चुनाव लड़ते हो, आप जीतते हो, आप हारते हो, और आप स्टेटमेंट्स देते घूमते रहते हो कि भी टिकट लेने नहीं दी जाएगी। आप पैरेलल हर साल हर बार, ऐसी बात नहीं कि इस बार का ही है, 19 में ये इशू थे, मल्टीपल कैंडिडेट्स के साथ खड़ा करने की कोशिश करी गई। कौन हो आप? किसने आपको हक दे दिया सभी बातों का? जनता फैसला करती। अगर हम काम कर रहे हैं, जनता हमें आशीर्वाद देती है, हम फिर मेहनत करते हैं। मेरे फादर तो हम 15 साल लगातार एमएलए इलेक्शन हारे, पर हम जनता के बीच में रहे। फिर जनता ने एक दिन आशीर्वाद दिया, फिर हारे, फिर लड़ते रहे। तो ये हमारा तो हमारी लाइफ है, ये हमने 49th ईयर है हमारा आज पॉलिटिक्स में। तो किसी एक व्यक्ति ने फैसला कर लिया कि भी मैं लेने दूंगा नहीं, कुछ भी बोल जाओ मुंह से, आप सबको दबा के चलो, कौन सहन करने वाला है? मैंने तो हमेशा ये बात कही है, लोग पढ़ लिख गए हैं, लोग समझदार हैं, अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। किसी को भी पावर देने का हक डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए, फिर तो राजाशाही आ जाएगी ना। तो ये काका की इस विचारधारा से पूरा चूरू वाकिफ है। आप जयपुर में लोग कम वाकिफ हैं, और उनके द्वारा कितना ही नेताओं को मारा गया, इसलिए मैं नेता भी उनको इसलिए कहा था। मैंने बहुत से लीडर्स का उन्होंने कैरियर खत्म किया है, मेरा खत्म होने के लिए मैं उनको तो क्या सौंप दूं? मैंने तो आवाज उठाई है, और मेरी जनता ने, मेरे लोगों ने, मेरे परिवार रूपी मेरे जो टीम थी, जो उतने सालों से मेरे फादर के साथ जुड़ी हुई थी, तीसरी पीढ़ी लोग में वोट डाल रहे हैं। मैंने उनके भरोसे ये मैदान में मैंने आवाज उठाई, और मुझे इतना आशीर्वाद मिला है मुझे कभी उम्मीद भी नहीं थी। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। अगर मैंने एक चीज सीखी लाइफ में, अगर आपका कॉज सही है और नियत और नीति साफ है तो जनता आपका साथ देती है, और चूरू का चुनाव जीता जागता इसका उदाहरण है। बीजेपी ला रही थी, जब आप उस तरफ हुआ करते थे, आप इस तरफ आए तो क्या ऐसी चीजें बनी, क्या लगातार ऐसा कौन होता गया कि बीजेपी इस हालात में आ गई कि 11 सीटें गंवानी पड़ी? देखिए, किसान कम्युनिटी के अंदर एक अंडरकरंट तो था ही, मेरे को आप मुझसे ज्यादा बेटर समझते हैं। किसान कम्युनिटी इस बात को बहुत टाइम से महसूस भी कर रही थी। उनका रिप्रेजेंटेशन, उनकी वॉइस, उनके इश्यूज जो अग्निवीर जैसे हों, किसान आंदोलन बिल के बारे में क्यों ना हो, ऐसे इश्यूज के ऊपर दबाव महसूस किया जा रहा था। एक मुझे लगता है कि एक आवाज उठाने से सब में वो ताकत आई, और जो अंदर में एक मन में बात थी, क्योंकि एमएलए इलेक्शंस भी अगर आप देखोगे तो इस पूरे बेल्ट में बीजेपी एक ही सीट जीत पाई थी। सीकर में 2, झुंझुनू में 2, चूरू में 1, हनुमानगढ़ में 1, गंगानगर में 1, तो उसका एक इम्पैक्ट तो अंडरकरंट था ही। अगर हम बोले तो शायद, और जहां जहां इनका इम्पैक्ट था वहीं काका का इम्पैक्ट भी था। काका ने टिकटें बांटी, काका ने अपने आप को सीएम के रूप में पहले ही पोजीशन कर लिया था अपने आप को कि भी हम ही मुख्यमंत्री हैं। इनके लोगों के तो काफी स्पीचेस वायरल हुई जहां पे ये मुख्यमंत्री एड्रेस करते हुए बोलते थे। तो पब्लिक ये चीज हैंड नहीं कर सकती। आप सू मोटो इतनी बड़ी पावर नहीं हो सकते। लीडरशिप अगर बड़ी होती है तो उसको हम्बलनेस आनी चाहिए। इसलिए तो नेतृत्व हाथ जोड़ के वोट मांगता है। कभी कोई देखा किसी को आंख दिखाते वोट मांगते? काका चाहता आंख दिखा के वोट ले लें, कोई देने नहीं देगा। और यही कारण था उनके तारानगर में चुनाव हारने का। ये अहंकार और जो घमंड लेके लोग चलते हैं, पब्लिक स्वीकार नहीं करती। हम्बलनेस ही लॉन्ग टर्म में पे करता है। उनकी गलती से ही ये सारी सीटें गई। बिल्कुल 100% इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे ख्याल से बीजेपी मंथन करेगी तो बात को समझ में भी आ जाएगा। जिस व्यक्ति ने कभी मैं तो अध्यक्ष सीपी जोशी जी को भी बात कही थी, मैं आज सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हुए हो, आपका इतना फर्ज तो बनता है कि आप कम से कम एक मीटिंग तो कॉल करिए, पता तो करिए सच्चाई क्या है। एक व्यक्ति को यहाँ पे फ्री हैंड दे रखा है, जो बोलने का उसके पास अपॉर्चुनिटी है, और ही सिट्स विद द राइट पीपल देयर, तो कुछ भी बोलता जाएगा और सब कुछ बेच देगा, वो सब कुछ बिखर जाएगा कोई ऐसे। तो ये चलता नहीं। और उसी का ये हर्जाना भुगतना पड़ा है पार्टी को, कि पार्टी की एक आम कार्यकर्ता वोट दिया हो न दिया सके, बस उसके मन में इस बात का आघात था कि क्या कर रहे हैं, लोगों को रोकने वाला कोई नहीं इनको। सर एक बात ये है, अब क्योंकि मंत्रिमंडल बन चुका है, बीजेपी सरकार एनडीए की सरकार बन चुकी है, वसुंधरा राजे कुछ अलग थलग दिखाई दे रही है। उनके बेटे सबसे सीनियर एमपी है आज की तारीख में, आपके भी साथी रहे हुए हैं, लेकिन उनको इस बार भी मौका नहीं दिया गया।
देखिए तो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं, पर जहां तक हम समझते आए हैं या जहां तक आप भी ने भी पॉलिटिक्स को देखा होगा कंट्री की, सीनियरिटी हमेशा एक बहुत बड़ा एसेट होती है किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी एक एरिया के लिए, किसी भी कम्युनिटी के लिए। आज बीजेपी के अंदर सीनियरिटी बहुत बड़ी लायबिलिटी हो चुकी है। जो सीनियर है उसको वाइप आउट करने का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। कोई भी जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, हमारे पास में भी दिन में हजारों फोन आए हैं एक दिन में कि इनको मौका क्यों नहीं दिया गया। 5 बार सांसद बनना आसान थोड़ना है, और जब ऐसे हालातों में 14 बीजेपी की 14 सीट्स आई हैं, जिसमें से 1-2 सीट से बहुत कम मार्जिन से जीती हैं, उसमें भी अगर एक व्यक्ति अपनी सीट को कंटिन्यू करता है तो ये इशू तो जरूर खड़ा होगा ही होगा, और पब्लिक के मन में है। अब पार्टी किस पोजीशन पे चल रही है, क्या माइंडसेट है, वो तो पार्टी की लीडरशिप बता सकती है या गवर्नमेंट बता सकती है। एनडीए की भी क्या पैमाना है, कैसे आगे कार्यकर्ताओं कैसे आप मजबूती देते हो, बढ़ते कैसे, नोबडी नोज दैट। पर ये एक इनसिक्योरिटी जरूर, और मैं तो समझता हूँ, मैं क्या सभी समझते थे कि भी इनको इस बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सर अब क्योंकि आज उपचुनाव भी होने हैं, आप कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में से एक होंगे, लगता है ये जो सिस्टम चलेगा उससे आप लोगों को फायदा होगा? देखिए हम तो इश्यूज बेस्ड पॉलिटिक्स करेंगे। आज अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आज उम्मीद करते हैं, नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ दिया है, और बिहार जैसे स्टेट में भी अग्निवीर की बहुत बड़ा एक इशू था। अग्निवीर को ड्रॉप करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि यूथ प्रिपेयर्ड नहीं है इसके लिए बिल्कुल भी। बच्चों के फ्यूचर जुड़े हुए थे। 4 साल के जॉब के बाद जब शादी की टाइम होता है उस वक्त उसका रिटायरमेंट हो जाता है, तो रिटायरमेंट में कौन शादी करेगा बच्चे से। तो बहुत से इश्यूज ऐसे हैं, ये अग्निवीर जैसी योजना को ड्रॉप करना चाहिए, और हम इश्यूज को लेकर साथ चलेंगे। और इश्यूज को ऊपर पब्लिक के साथ, हम 400 पार का जब नारा दिया था बीजेपी ने, तब भी हमने पब्लिक एट लार्ज में इसी बात को ज्यादा महत्वता दी थी कि 400 पार चाहिए क्यों। और ऊपर से आपके 2-2 सांसद प्रत्याशी ये बात कह रहे हैं कि हम संविधान में बदलाव लाएंगे। पूरा इलेक्शन बीत गया, बीजेपी उस नैरेटिव को कभी तोड़ ही नहीं पाई, टूटा ही नहीं नैरेटिव, क्योंकि वो मनों में, दिल में भय बैठ गया कि क्या हो जाएगा, पता क्या करने वाले हैं। तो हम जो ये नेक्स्ट बाई इलेक्शंस आएंगे और 3 स्टेट्स के इलेक्शंस भी हैं, हम कंट्री के जो इश्यूज हैं उनको लेकर चलेंगे और पब्लिक एट लार्ज में जाके अपील करेंगे वोट्स की। मेरा कहना था कि क्या वसुंधरा जी को इग्नोर करने का फायदा आप लोगों को मिलेगा? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी की कमजोरियों के भरोसे तो नहीं बैठना चाहेंगे। हम अपने इश्यूज को लेकर चलेंगे, जो बर्निंग इश्यूज हैं और जो पब्लिक एट लार्ज के डे टू डे लाइफ को इम्पैक्ट डालते हैं, जिसमें मैंने टॉप मोस्ट आपको अग्निवीर बताया है, महंगाई बताई है और अनएम्प्लॉयमेंट बताया है। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।